तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चलिए ओके। तो जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की 40,247 वैकेंसी पर। एग्जाम का डेट आ चुका है, 13/6 का एग्जाम है। और हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 में, जो डीएलएड का 75 मार्क्स का क्वेश्चन है डीएलएड का, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके कई सारे टॉपिक पे बात हो चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देखें और सीखें। चलिए आइए बात करते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट, मैं अभी बात कर रहा हूँ यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 6 पर। ठीक है ना। जिसमें हम बात कर चुके हैं फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन पे हम बात कर चुके हैं आराम पहले ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन पर। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। आइए हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। आइए, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार या दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन या साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजी शिक्षा को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, या साइकोलॉजी कैसे बताता है कि एक बच्चे को या किसी को शिक्षा जब हम दें तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ऐसा बेस है जिस बेस को पकड़ करके हमें किसी को शिक्षा देनी चाहिए। अगर शिक्षा, आखिर शिक्षा का बेस क्या होगा? जहां फिलॉसफी बात करता है कि शिक्षा का बेस हो एम ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हमें उद्देश्य को नजर में रख करके शिक्षा देनी चाहिए। हमें शिक्षा की प्रकृति को नजर में रख करके शिक्षा को देनी चाहिए। हमें शिक्षा के महत्व को नजर में रख करके शिक्षा देनी चाहिए। वही ये बात करता है साइकोलॉजी, क्या बात करता है आइए उस पर देखते हैं। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये समझने पर केंद्रित है कि शैक्षणिक वातावरण में कोई व्यक्ति कैसे सीखे और विकसित होते हैं। ये बात करते हैं कि कोई व्यक्ति को कैसे शिक्षा दी जाए, ये इस पे जोर देते हैं कि किसी इंसान को शिक्षा दी कैसे जाए। जहां फिलोसफी बात करता है इंसान के को शिक्षा देने का उद्देश्य क्या हो, इंसान को शिक्षा की प्रकृति क्या हो, शिक्षा का महत्व क्या हो, ये बात करता है फिलोसफी। वही बात करता है साइकोलॉजी कि इंसान को शिक्षा आखिर दी कैसे जाए, इंसान कैसे सीखेगा और कैसे डेवलप करेगा, कैसे विकास करेगा, किस किस पहलुओं पर हमें जोर देना चाहिए। मनोविज्ञान बच्चे को बेहतर ढंग से समझने और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक संयोजन, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तित्व, सोच, तर्क, समस्या समाधान के संबंध में विकास में मदद करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चे को बेहतर समझने के लिए शारीरिक विकास होना जरूरी है, मानसिक विकास होना जरूरी है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास होना जरूरी है, सामाजिक समायोजन होना, सोशल कोलैबोरेशन होना जरूरी है, व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस होना जरूरी है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का डेवलप होना जरूरी है, सोच, थिंक का डेवलप होना जरूरी है, तर्क, रीजन का डेवलप होना जरूरी है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलप होना जरूरी है। इन तमाम पहलुओं पर हमें फोकस करना चाहिए जब बच्चे को हम शिक्षा दे रहे हैं। तो जब हम शिक्षा का चार्ट बनाए, जब शिक्षा का हम ग्राफ बनाए, हम इन तमाम चीजों पर फोकस करें ताकि बच्चे को इन तमाम पहलुओं पर हम ध्यान केंद्रित कर सके। द साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ एजुकेशन फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल लर्न, कि एक इंडिविजुअल कैसे सीखेगा एंड डेवलप, और कैसे विकास करेगा विद इन एजुकेशनल सेटिंग, जो एजुकेशनल सेटिंग है उसके अंदर। साइकोलॉजिकल हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी जो है हेल्प करता है इस बात को समझने के लिए, किस बात को समझने के लिए? चाइल्ड बेटर एंड डेवलपमेंट, child with respect of physical, mental, emotional, social and adjustment, individual difference, personality, thinking, reasoning, problem solving, इन तमाम चीजों को समझने पर हेल्प करता है साइकोलॉजी।
जिस तरह से फिलॉसफी के अपने विचार थे, अलग अलग विचार थे, उस तरह साइकोलॉजी के भी कुछ विचार हैं, विचारधाराएं हैं, जिसको भी हम समझते हैं। बिहेवियरिज्म, पहला है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद जो है, इसके कई सारे मतलब बिहेवियरिस्ट हैं, कई सारे फिलोसफर हैं, सॉरी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो व्यवहारवाद विचारधारा को मानता है। उसमें बी एफ स्किनर और जॉन डब्ल्यू वाटसे है, पावलोव है, बी एफ स्किनर है, वाटसन है, पावलोव, ऐसे कई सारे लोग हैं, थॉर्नडाइक है, कई सारे लोग हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं। अब वो क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, आइए हम समझते हैं। जैसे व्यवहारवादी मनोविज्ञान सीखने पर अवलोकन योग्य व्यवहार और पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर जोर देते हैं और इन्वायरमेंट के प्रभाव पर, इफेक्ट पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के लर्निंग पर इन्वायरमेंट का असर होता है और अवलोकन, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर पर जोर देते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार सीखना पुनर्वलन, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, सीखना पुनर्वलन दंड और कंडीशन के माध्यम से होता है। वो क्या कहते हैं, सीखना जो है वो पुनर्वलन, याद रखिए इस पॉइंट को, सीखना जो है रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट मत देना, यानी कि इनाम देना, पुरस्कार देना, अवार्ड देना, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। दंड के माध्यम से, पनिशमेंट के माध्यम से बच्चा सीखता है। और कंडीशनिंग, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। कंडीशन के माध्यम से बच्चा सीखता है। कंडीशन मतलब बच्चे को किसी किसी चीज से कंडीशन कर दीजिए। जैसे कि आप कहिए बच्चे को कि जो अगर तुम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाओगे तुमको साइकिल देंगे खरीद करके, मैट्रिक में तुम ये इस एग्जाम में इतना नंबर लाओगे तो तुमको हम यहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो ये है कंडीशनिंग। तो ये कहता है कि बच्चे इस तरह से सीखते हैं, जो कि आज पूरी तरीके से गलत हो चुकी है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, फिर भी आज के साइकोलॉजिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन इनका ये सोच था। अभी भी कुछ हद तक ये काम करता है, लेकिन इस पर और विचारधाराएं आ चुकी है जिस पर हम बात करेंगे। शिक्षा में व्यवहारवाद ने ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे जोर देते हैं, कि वो कहता है कि बच्चे अभ्यास से सीखेंगे। रोटी एक दिन बनाएंगे, जलेंगे, फिर बनाएंगे, फिर जलेगा, फिर बनाएंगे, फिर जलेगा, फिर बनाएंगे, फिर जलेगा, बनाते 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 उसको बनाने आ जाएगा, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। ड्रिल मतलब बार बार कर करके सीखेगा। व्यवहार में परिवर्तन और सकारात्मक पुनर्बलन रणनीतियों जैसे शिक्षण विधियों पर जोर देता है। अब वो कहते हैं कि इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। किससे, अभ्यास से, किससे, प्रैक्टिस से, किससे, रीइंफोर्समेंट से, किससे, पनिशमेंट से, किससे, कंडीशन से, उसके व्यवहार में जोर आएगा। इसीलिए इस मतलब इस विचारधारा के हिसाब से लर्निंग की परिभाषा ही है, लर्निंग की, अधिगम की, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। यानी अनुभव से जो उस किसी इंसान के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसी को लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं, ये मानते हैं बिहेवियरिज्म। ये बात को आप नोट कीजिए, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से इंसान के व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं, उसे लर्निंग कहते हैं। ये मानते हैं बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म मानते हैं कि इंसान जो सीखता है वो किससे, पुनर्वलन। आगे देखते हैं, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट सच एज बी एफ स्किनर एंड जॉन डब्ल्यू वाटसन emphasize ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस लर्निंग। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है लर्निंग पर, उसका असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, लर्निंग अकर्स थ्रू रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन, पनिशमेंट, दंड एंड कंडीशन, इस माध्यम से लर्निंग होती है। इन एजुकेशन, शिक्षा में बिहेवियरिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड टीचिंग मेथड सच एज ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये कहते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर ये जोर देते हैं कि अभ्यास से सीखेगा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इससे उसके मॉडिफिकेशन में बिहेवियर मॉडिफिकेशन आएगा। अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी, यानी कि सकारात्मक पुनर्वलन रणनीति से इंसान, बच्चे सीखेंगे। ये मानना था बिहेवियरिस्ट का, आप समझ गए होंगे, ये मानना था बिहेवियरिस्ट का। इन तमाम पॉइंट को ये कहते थे बिहेवियरिस्ट। आप इन तमाम चीज़ों को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करना चाहिए आपको, कई सारे एग्जाम में आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं।
कॉग्निटिविटी, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। इससे पहले हम फिलॉसफी जब हम पढ़ रहे थे, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को पढ़ रहे थे, तो वहां हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है फिलॉसफी है, ये बात समझिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है फिलॉसफी है, उसके अंदर ही हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट ने क्या कहा था? कंस्ट्रक्टिविस्ट ने कहा था, कंस्ट्रक्टिविस्ट को मानने वाले 3 लोग हैं, याद रखिए, जो वहां मैंने बात किया था, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की या ब्रूनर, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट को मानने वाले हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मानना था? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते थे कि बच्चे जो सीखता है, चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चे जो है अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं टू इंटरेक्ट अदर और वर्ल्ड्स, दूसरे से इंटरेक्ट करके या दुनिया से इंटरेक्ट करके बच्चे अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कंस्ट्रक्टिविस्टिक विचारधारा है और उसी के अंदर हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दरअसल ये जो है, ये कंस्ट्रक्टिव विचारधारा को मानने वाले ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं और ये मानते हैं सब के सब कि बच्चे अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने समाज से, अपने ग्रुप से, अपने पेयर से, अपने आगे आने सामने की दुनिया से इंटरेक्ट करके। लेकिन इन तीनों में कुछ हल्का भेदभाव है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मानते हैं तीनों कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये तीनों कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे ही को मानते हैं। यानी इन तीनों का मानना है कि इंसान जो है कॉग्निशन, संज्ञानात्मक, संज्ञान से सीखता है, माइंड से सीखता है, मेंटल एक्टिविटी, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया से सीखता है। ये तीनों का मानना है, इंसान आंतरिक मानसिक प्रक्रिया से ही सीखता है। लेकिन इसके अंदर ही तीनों के थोड़े थोड़े अलग विचार हैं जो हम समझेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, जब इसके टॉपिक्स आएंगे पर्सनली तो उस पर तो हम बहुत आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी बातें आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे ना? आइए बात करते हैं। और व्यक्ति जैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, संसाधित करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। यानी ये कहता है, ये क्या कहता है, जीन पियाजे, लेवरगर्स्की, वाइगोट्स्की एंड ब्रूनर कहता है कि सहित सभी और नहीं, तीनों ही है, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया, आंतरिक इंटरनल मेंटल एक्टिविटी, और व्यक्ति कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, संसाधित माने व्यक्ति कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे उसे संसाधित करते हैं और कैसे व्यवस्थित करते हैं। इस बात पर जोर देता है कि इंसान आंतरिक मानसिक प्रक्रिया के द्वारा नॉलेज हासिल करता है, उसे संसाधित करता है और उसे व्यवस्थित करता है। इन बातों पर वो जोर देता है, पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आइए तीनों के पहलू को थोड़ा सा समझते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे तीनों संज्ञानात्मक विकास को मानता है, पहले समझिएगा, लेकिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे बौद्धिक विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं। याद समझिए आप, ये कहता है कि बच्चे जो है, जो बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, वो चरणों में, स्टेप में होता है। यानी बच्चे का विकास स्टेप बाय स्टेप होता है। इसलिए जब पियाजे की थ्योरी पढ़िएगा तो पियाजे ने 4 स्टेप दिए हैं अपनी थ्योरी में, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, 4 स्टेप दिए हैं। अब वो कहते हैं कि इसी स्टेप के माध्यम से बच्चे के बौद्धिक विकास होते हैं। ये मानना किसका है? पियाजे का। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। वही वाइगोट्स्की मानता है कि बच्चे समाजशास्त्रीय सिद्धांत सीखने में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर जोर देते हैं। जहां पियाजे कहता है कि बच्चे के अंदर खुद मेंटल डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बच्चा बढ़ता है, दूसरे से तीसरे स्टेप में बढ़ता है, तीसरे चौथे स्टेप में बढ़ता है। तो इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उससे वैसे उसके मेंटल डेवलपमेंट होता चला जाता है। लेकिन वही वाइगोट्स्की मानता है कि बच्चे जो है सामाजिक संपर्क, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, सांस्कृतिक संदर्भ में सीखता है। ये बस ये फर्क है दोनों में। दोनों कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों बच्चे के विकास में दोनों का थोड़ा सा अलग रवैया है, थोड़ा सा अलग सोच है। जहां पियाजे बात करता है कि बच्चे खुद, बौद्धिक विकास बच्चे के अंदर चरणों में होता है, स्टेप में होता है, जैसे जैसे बच्चे का स्टेप बढ़ता है उसे उसे उसका बौद्धिक विकास बढ़ता है। लेकिन वाइगोट्स्की मानता है कि नहीं, बच्चे का विकास स्टेप में नहीं होता है, बच्चे का विकास होता है समाज से इंटरेक्ट करके।
जिस संस्कृति में वो रहता है उस संस्कृति से इंटरेक्ट करके उसका विकास होता है। अब वही ब्रूनर जो है, ब्रूनर का जो अलग थ्योरी है उसका नाम है डिस्कवरी थ्योरी, ब्रूनर का। जब आएगा तब बात करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ब्रूनर का रचनावाद का सिद्धांत सक्रिय अधिगम, ये कहता है कि एक्टिव लर्निंग, खोज है डिस्कवरी और समस्या समाधान पर जोड़ता है। जहां ब्रूनर जो है वो बात करता है सक्रिय अधिगम, यानी कि एक्टिव लर्निंग, यानी बच्चा जो है कोई चीज को सीखता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग, वो कहता है कि बच्चा किसी चीज को खोज करके सीखता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखता है। इस पे जोर देता है ब्रूनर। आप समझिएगा कि ब्रूनर की जो थ्योरी है उसका नाम है डिस्कवरी लर्निंग, यहाँ इसलिए यहाँ खोज लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं उनका विचार जो है वो मानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्टिक फिलोसफी को मानते हैं। वो तीनों की तीनों कॉग्निटिव पर ही जोर देते हैं, संज्ञानात्मक विकास पे ही जोर देते हैं, संज्ञानात्मक पहलू पर ही जोर देते हैं। लेकिन तीनों के रास्ते जो हैं डेवलपमेंट के वो थोड़ा सा अलग है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स include Jean Piaget, Lev Vygotsky and Jerome Bruner focus it internal mental process, वही मैंने कहा आंतरिक मानसिक प्रोसेस, एंड हाउ इंडिविजुअल एक्वायर प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। वो कहता है कैसे कोई इंसान जो है नॉलेज को एक्वायर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। ये भी पियाजे के थ्योरी में है, आप पढ़ेंगे सिमुलेशन एकोमोडेशन तो वहां समझ में आएगा। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट करता है कि द चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज। पियाजे के थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन जो है प्रोग्रेस करता है थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। डिस्टिंक्ट स्टेज की बात करता है। वाइल वाइगोट्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी इम्फेसाइज, वाइगोट्स्की की थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी, और वहीं पियाजे की थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और वहीं वाइगोट्स्की का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी। इम्फेसाइज जोर देता है कि द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग। वो कहता है कि जो रोल है लर्निंग का, जो रोल है, किसका रोल लर्निंग का? सोशल इंटरेक्शन का रोल है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का रोल है। अब ब्रूनर का थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि इम्फेसा जोर देता है एक्टिव लर्निंग, डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देता है। इस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से आप इस बात को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे। आइए इसकी और एक विचारधारा है, वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, है ना, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी मनो। इसके जो प्रणेता हैं वो है अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। अब दो बातें याद रखा कीजिए कि कौन से फील्ड का कौन फादर है। ये अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स जो हैं ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, यानी कि दो ही लोग हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मानने वाले, दो ही लोग हैं, याद रखिए, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। और दोनों की अलग अलग थ्योरी है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है नीड्स की थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स, आप देखे होंगे जब आप अब्राहम मैस्लो की अलग से थ्योरी पढ़ेंगे तो इसकी अलग से। ये दोनों जो है देखिए दरअसल क्या है कि ये दोनों मोटिवेशन पे जोर देता है, मोटिवेशन पे, ये मोटिवेशन पे जोर देता है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन पे जोर देता है। इसकी थ्योरी का नाम भी मोटिवेशन थ्योरी है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में हम दरअसल मोटिवेशन के बारे में खास तौर से पढ़ते हैं। तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के बारे में पढ़िएगा, एक अलग अपनी अलग फिलॉसफी है पूरी पूरी। तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ने को मिलेगा आपको हायरार्की ऑफ नीड, नीड्स की थ्योरी, यानी जरूरत की थ्योरी। वो 6 तरह के नीड्स अब्राहम मैस्लो एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान की पहली नीड्स क्या है, दूसरी क्या है, लास्ट में बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। वही कार्ल रोजर्स बात करता है सेल्फ की थ्योरी, खुद की, खुद सनासी की बात करता है, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी की बात करता है कि इंसान खुद को कैसे ढूंढ सकता है। ये कार्ल रोजर्स की थ्योरी है। ये दोनों जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को मानते हैं। जैसे मानवतावादी वैज्ञानिक मानवीय क्षमता, आत्मबोध और व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। ये क्या मानता है? मानवीय क्षमता, ये है ना, ह्यूमन पोटेंशियल, यानी आप, ये कहता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को समझे। आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बात किया अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है। और व्यक्तिगत विकास और पर्सनल ग्रोथ के बारे में जोर देता है। ह्यूमन पोटेंशियल, यानी ये कहता है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी क्षमता है,
जिसका इस्तेमाल करके इंसान जो है वो आगे बढ़ सकता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्रायोरिटीज एजुकेशनल autonomy, creativity, and intrinsic motivation. Educations from humanistic perspective focus on creating supportive learning environment that nurtures students' emotions, well-beings, and fosters their innate desire to learn the growth. क्या समझिए, ये बात करता है क्या एजुकेशन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, क्या बात करता है, फोकस करता है कि क्रिएट करना, सपोर्टिंग लर्निंग, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि स्टूडेंट को नर्चर कर सके, उसको पालन पोषण कर सके, उसके इमोशनल को, वेल बीइंग को बेहतर कर सके, इमोशंस को, और उसको फोस्टर करे इनेट डिजायर, जो अंदर की इच्छा है उसको उसको वो बेहतर कर सके, उसे बाहर निकाल सके, लर्न कर सके, जो उसके अंदर की इच्छा है। इसलिए वो बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है दरअसल मोटिवेशन पे बेस्ड है। जब इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फिलहाल आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको ये बात आराम से समझ में आ जाए। साइकोलॉजी, जहाँ तक हम साइकोलॉजिक पर्सपेक्टिव की बात किए, ये बात करता है कि कोई बच्चा कैसे सीखता है। बच्चे के जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक संयोजन, व्यक्तिगत डिफरेंस, पर्सनैलिटी, सोच, तर्क, समस्या समाधान, सब पर ये फोकस करता है, सबको समझने में मदद करता है। और इसके अंदर कई सारे विचारधाराएं हैं, लेकिन जो मुख्य विचारधाराएं जो मैंने आपके सामने में रखा वो है बिहेवियरिज्म, और है कॉग्निटिव, एक है ह्यूमनिस्टिक। ये तीन विचारधाराएं हैं। अब इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई साथी हैं, कोई दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो एचएम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर कर दें। अगर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लें, काफ़ी है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।